सुनो, इस शादी से इनकार कर दो। आर्या शर्मा ने जबड़े भेड़े हुए कहा तो नेहा ने उसे सिर से पैर तक घूरा। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों इनकार करने लगी शादी से, वो भी तब जबकि कार्ड भी प्रिंट हो चुके हैं। नेहा ने मुंह बनाते हुए अपनी कजिन से कहा, तुम्हें इनकार करना होगा वरना बहुत बुरा पेश आऊंगी। अब गुस्से से पागल होने को तैयार थी। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अपनी राह लो, वरना चाचा जान से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नेहा उसे धमकी देती हुई मुड़ गई तो आर्या ने गुस्से से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जबकि इस दौरान उनकी सहेलियां उन्हें हैरानी से देख रही थीं। आर्या को धमकी मत दो, तुम नहीं जानती मुझे अच्छे से। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस शादी से इनकार कर दो, वरना इतना बड़ा तूफान लाऊंगी कि सब कुछ बहा कर ले जाऊंगी। और आर्या जो कहती है वह करती है। माइंड इट। वो गुस्से से फुनकारती चली गई। नेहा ने अपने होंठ भेड़े। कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोली नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अब कितनी बदतमीज और अक्रोधी है। उसका कोई भरोसा नहीं था। खड़े खड़े अभी नेहा की उसकी सहेलियों के सामने ही बेइज्जती कर देती, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई समझी। यार, लगता नहीं ये अपनी तुम्हारी कजिन है, हमारी भी कजिन्स हैं। हम सब कितनी मोहब्बत से रहते हैं, और एक तुम्हारी कजिन है, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, किसी हाल में इसे सुकून नहीं। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे वो तुम्हें शादी से मना क्यों कर रही थी? कहीं उसका अपना दिल तो नहीं आ गया आरव सिंह पर? रिया की बात पर नेहा के कान खड़े हो गए। बिना कुछ कहे वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती चली गई। वह कोई तूफान लाए या न लाए, लेकिन शर्मा हवेली में आज एक तूफान जरूर आना था। आर्या शर्मा पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह क्या कर रही है और उसके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ 3 महीने के लिए शिमला घूमने गई थी, और अब जब वापस आई तो अचानक ही नेहा और आरव सिंह की शादी की खबर मिल गई, और वह तो पागल ही हो गई थी। दंदनाती हुई वह पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, जहां एसपी आरव सिंह किसी मुजरिम को हथकड़ी पहनाए हुए पुलिस इंस्पेक्टर को हुक्म दे रहा था कि उसे हवालात में बंद कर दो। अचानक एक खूबसूरत लड़की को अंदर आता देख सब हैरान रह गए थे। एसपी आरव सिंह अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने ही वाला था कि जाते हुए एकदम से ठिठका। सामने से आती लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। तुम यहाँ? वो हैरान हुआ था। मुझे तुमसे बात करनी है, अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामे पूरे हक से बोली, और आर्या की इस हरकत पर आरव सिंह गुस्से से लाल हो गया था। 1 मिनट! वो गुस्से से दहाड़ा कि पूरा पुलिस स्टेशन कांप उठा, लेकिन अगर कोई नहीं डरी थी तो वो थी आर्या शर्मा, जो नहीं डरी थी। क्या बदतमीजी है यह? वो माथे पर बल डालते हुए बोला। पुलिस स्टेशन में उसकी इज्जत थी, सब दिल से उसका सम्मान करते थे, उसे डरते थे। एक रुतबा और दबदबा जिसे सामने खड़ी छोटी सी लड़की ने मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई थी। अगर तुम 2 मिनट में मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन की ईंट से ईंट बजा दूंगी, एसपी आरव सिंह समझे, आर्या ने दांत पीसते हुए कहा। अगले ही पल आरव सिंह ने सबकी तरफ एक नज़र डालते हुए गुस्से से आर्या को कलाई से पकड़ा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। उसे लिए हुए वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे पैसेंजर सीट पर पटक दिया। फौरन दूसरी तरफ आते ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आरव सिंह ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी कि अब जो कुछ कहने वाली थी उसके शब्द उसके तालू से ही चिपक कर रह गए थे। आरव, गाड़ी की स्पीड स्लो करें। आप जानते हैं मुझे गाड़ी की तेज़ रफ्तार से डर लगता है, वो घबराए हुए टूटे फूटे शब्दों में बोली। आरव का दिमाग इस वक्त गुस्से से इतना भरा गया था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वह इस गाड़ी को किसी खाई में गिरा दे या साथ बैठी इस लड़की को। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। आर्या ने मुश्किल से खुद को डैशबोर्ड से टकराने से बचाया और सहम कर आरव की ओर देखने लगी। तुम मुझे मारने के दहाने पर हो। अपने से 10 साल बड़े आरव सिंह को वह हमेशा ही तुम कहती थी। अभी भी उसका लहजा बदतमीजी से भरा हुआ था, जिस पर आरव ने गुस्से से उसे घूरा। उतारो गाड़ी से! आरव की सख्त आवाज पर आर्या ने अपने होंठ बुरी तरह भीड़े। नहीं उतरूंगी जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते, आर्या जिद्दी लहजे में बोली। कौन से सवाल का जवाब चाहिए? अब की बार आरव सिंह ने माथे पर बल डालते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेहा के साथ शादी करने की? वो उसे घूरते हुए बुरी तरह चिल्लाई। 1 मिनट!
तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? इतना हक दिया है मैंने तुम्हें कि तुम मुझे सवाल जवाब कर सको। उसकी बात पर आरव सिंह को बेहद गुस्सा आया था। हक की बात मत करो आरव सिंह, तुम सिर्फ मेरे हो। याद रखना इस बात को, किसी नेहा बेनहा की नहीं। आर्या की जिद और बदतमीजी से आरव ने मुश्किल से खुद को काबू में रखा हुआ था। यह लड़की हमेशा से उसके लिए इम्पॉसिबल रही थी। वो 21 साल की थी, लेकिन हरकतें अब भी बच्चों जैसी थीं। गाड़ी से उतरो और अंदर जाओ। दोबारा मुझे मेरे पुलिस स्टेशन में नजर मत आना, वरना सीधा जेल में बंद कर दूंगा। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आरव ने उसे डराना चाहा। तुम तुम मुझे बंद करोगे? वो अपनी उंगली अपने सीने पर रखते हुए एक रहस्यमयी अंदाज में बोली थी, जिससे कि आरव एक पल के लिए बुरी तरह चौंक गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आर्या को उसकी मर्जी के बिना छू सके। जेल में बंद करना तो बहुत दूर की बात है, और मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं, इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। आर्या शर्मा से समझे तुम? आर्या गुस्से में कहती हुई गाड़ी से नीचे उतरी और शर्मा हवेली में दाखिल हो गई, जबकि आरव सिंह ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर 2 मुक्के मारे और गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दी। नेहा जैसे ही घर में दाखिल हुई बहुत गुस्से में थी, लेकिन घर में रौनक भरा माहौल बना हुआ था। शोरगुल था, ड्राइंग रूम से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, तो वो उसी ओर बढ़ गई तो वहां अपनी सबसे प्यारी, सबसे चहेती आंटी, जो उसकी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, राधा आंटी को देखकर खुशी से फूली नहीं समाई और सीधा जाकर उनके गले लग गई। उसकी राधा आंटी अमेरिका में रहती थी और बहुत कम हिंदुस्तान आती थी। वह उनसे ऑनलाइन संपर्क बनाए रखती थी। उसे अपनी यह राधा आंटी बहुत पसंद थी। वह अपने बेटे विवेक के साथ अमेरिका में रहती थी और उनके पति की डेथ को काफ़ी अरसा हो चुका था। वह वापस अपनी राधा आंटी की ओर मुड़ी। आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। वह सब कुछ भूलती हुई उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। मेरी बेटी की शादी थी तो मैं कैसे ना आती? जाहिर है मैंने तो आना ही था, और फिर सोचा था अपनी बेटी की शादी पर एक बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। नेहा ने उनके गले में बाहों का हार डालते हुए कहा। इतने में उनका बेटा विवेक अंदर दाखिल हुआ और आर्या, जो न जाने कब से अपने मोबाइल पर बिजी थी, अब अचानक ही आर्या की नज़र उसकी ओर उठी। हेलो विवेक जी, कैसे हैं आप? धीरे से हेलो करते हुए उसने विवेक का हालचाल पूछा था, तो विवेक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सब लोग ही खुशगप्पियों में बिजी थे। कल मेहंदी का फंक्शन था और परसों बारात थी। नेहा जैसे ही अपने कमरे में आई तो उसे आर्या की सारी बातें फिर से याद आने लगीं। उसके नसों में जैसे आग दौड़ गई थी, लेकिन वह फिलहाल खामोश रही। वह देखना चाहती थी आर्या किस हद तक जा सकती है और वह अब क्या करने वाली है। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया था। ऐसे में आर्या कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। एक ही घर में रहते हुए आर्या का यूं गायब होना भी नेहा को हैरान कर गया था। अब कल शुभ विवाह का मुहूर्त था और फिर विदाई। न जाने क्यों नेहा के दिल में आर्या को लेकर एक डर बैठ गया था। वो लड़की जो इतने हमलावर अंदाज में यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसे शादी रोकने को कह रही थी, आज मेहंदी के फंक्शन में उसकी गैर मौजूदगी और उसकी चुप्पी कहीं आने वाले तूफान का इशारा तो नहीं। न जाने ऐसी कितनी सोचें थीं जिन्होंने नेहा को बुरी तरह परेशान कर रखा था। वो भी अपना सारा मामला भगवान पर छोड़कर बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद लीं। शर्मा हवेली में 2 परिवार बसे हुए थे, विक्रम शर्मा और रोहन शर्मा। विक्रम शर्मा की 2 बेटियां थीं, नेहा और मुस्कान। विक्रम जी को अपनी दोनों बेटियां बहुत प्यारी थीं। वहीं दूसरी तरफ विक्रम शर्मा के भाई रोहन शर्मा का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था अजय शर्मा, जबकि बेटी आर्या शर्मा थी, जो बेहद जिद्दी, अकड़ू, मुंहफट और गुस्सैल थी। उसकी नेचर से लगभग पूरा खानदान जानकार था। कोई भी उसे ज्यादा मुंह नहीं लगता था, क्योंकि वह बेहद बदतमीज और असंस्कारी लड़की थी, और यह सब आर्या के पापा रोहन जी और उसके भाई अजय के बेपनाह लाड़ प्यार का नतीजा था। शर्मा हवेली के पास ही एक सिंह महल था। सिंह महल में विक्रम जी और रोहन जी के सबसे करीबी दोस्त अजय सिंह रहते थे। उन्हें भी भगवान ने एक बेटा और एक बेटी का अनमोल खजाना दिया था। बड़े बेटे आरव सिंह का रिश्ता उन्होंने अपने दोस्त विक्रम की बेटी नेहा के साथ बचपन में ही तय कर दिया था। अब वक्त गुजरता गया।
बच्चे बड़े हुए और अब उस रिश्ते को पूरा करने का वक्त आ गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आर्या ने सब कुछ बिगाड़ने का प्लान कर लिया था। अब देखना यह था कि कल बारात आने पर वह कौन सा नया तूफान खड़ा करने वाली थी। पंडित जी के कहने पर दूल्हा और दुल्हन को मंडप में लाकर बिठा दिया गया था। पंडित जी शादी के मंत्र बोलते हुए दूल्हा दुल्हन से छोटी मोटी रस्में करवा रहे थे। अब तुम लोग फेरों के लिए खड़े हो जाओ। पंडित जी के मुंह से यह सुनते ही नेहा ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसके दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ आरव सिंह बहुत ही बेचैन अंदाज में बैठा हुआ था। 1 मिनट पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। इससे पहले कि नेहा और आरव फेरों के लिए खड़े होते, अचानक आर्या की आवाज़ ने सबको बुरी तरह चौंका दिया। क्या मतलब? क्यों नहीं हो सकती? इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, विक्रम जी ने गुस्से भरी नज़र आर्या पर डालते हुए फिर अपने भाई रोहन की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि रोहन अपनी बेटी को संभालो। ये क्यों रंग में भंग डाल रही है? क्योंकि मैं कह रही हूं कि यह शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। रोक दीजिए शादी को। आर्या शर्मा अपने पुराने हठधर्मी लहजे में बोलती हुई सबको हैरानी में डाल गई। इससे पहले कि विक्रम जी उसे कोई सख्त बात कहते, रोहन जी आगे बढ़े और अपनी बेटी की कलाई को सख्ती से पकड़ा। क्या तमाशा लगा रही हो यहाँ पर? और क्यों शादी रोक रही हो? चलो मेरे साथ। उन्होंने दबंग गुस्से में आर्या को घूरते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल आर्या ने अपनी कलाई झटक कर छुड़ा ली। क्यों जाऊं मैं? कहीं नहीं जाऊंगी। आरव यह शादी नहीं कर सकता। आरव और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। यह आपकी भतीजी हमारे बीच में आ गई है। इसे कहिए कि हट जाए हमारे रास्ते से, क्योंकि आरव की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। आर्या के बेहद तीखे लहजे ने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया था। उसके बाद पर आरव सिंह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की इंतहा थी। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा अपनी। अब अगर तुमने एक भी शब्द गलत कहा तो चिल्लाता हुआ आरव आगे बढ़ा। चलो मेरे साथ। रोहन जी ने फिर से अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी पापा, क्योंकि आरव की शादी सिर्फ मुझसे होगी। ये मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकता, बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। आर्या ऊंची आवाज में बुरी तरह चिल्लाई थी। अगले ही पल रोहन जी का हाथ उठा और उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया। आर्या ने हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए अपने बाप की ओर देखा। आज पहली बार उस इंसान ने उस पर हाथ उठाया था, जिसने कभी उसे ऊंची आवाज में भी कुछ नहीं कहा था। अजय ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी बहन की इस बेहूदा बर्ताव को देखा। उसे भी आज बेहद अफसोस हो रहा था। वह भी गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल प्रिया ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। प्रिया को लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता था। अजय और प्रिया की शादी को 1.5 साल हुआ था और अब वह उम्मीद से थी। अजय ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो अपनी जगह थम सा गया, लेकिन मामला यहाँ खत्म होता नजर नहीं आ रहा था। अब आर्या ने बेहुदा हरकतों का तूफान मचा दिया था। उसे हर हाल में आरव सिंह से शादी करना थी, जिसके लिए वह खुद को भी गिरा रही थी और अपने चरित्र को भी दागदार कर रही थी। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। आर्या इस हद तक गिर जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपनी और आरव सिंह की झूठी तस्वीरें भी सबके सामने रख दीं। वह हर तरह से खुद को सच्चा साबित करती हुई आरव पर आरोप लगाती जा रही थी। आरव, तुम ही बताओ बेटा, क्या आर्या जो कुछ कह रही है वो सच है? क्या यह तस्वीरें सच्ची हैं? आरव के पापा अजय सिंह ने उन तस्वीरों को आरव के सामने करते हुए बहुत उम्मीद भरे शब्दों में पूछा था। आरव ने वह तस्वीरें देखीं। उन्हें देखते ही 1 मिनट में ही वह समझ गया था कि वह सारी तस्वीरें नकली थीं, लेकिन आर्या की हिम्मत और उसकी दृढ़ता को दिल ही दिल में वह सराहे बिना नहीं रह सका। जी पापा, आर्या जो कह रही है वह सच है। मंडप से नीचे उतरते हुए वह आर्या के सामने जाकर खड़ा हुआ। आर्या ने आंसू पोंछते हुए हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं आया कि आरव सिंह ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। एक पल को आरव की आंखों में देखते हुए उसका दिल बुरी तरह से सिकुड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह वापस अपनी हठधर्मिता वाली स्थिति में लौट आई थी। शुक्र है आरव, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हुआ। अब मुझे यकीन है हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। वो आरव का हाथ थामे बहुत ही बेशर्मी के साथ बोलते हुए अपने बाप का सिर शर्म से झुका दिया। क्यों नहीं?
मैं कुछ पल के लिए भटक जरूर गया था, जो तुम्हारी मोहब्बत से मुंह मोड़ गया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो चुका है, और मुझे यह भी एहसास हो चुका है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने शादी को रोक दिया, वरना न जाने आज कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जातीं। मैं अभी और इसी वक्त अपनी आर्या शर्मा से शादी करना चाहता हूँ। अंकल जी, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। आरव सिंह ने होंठ भेड़ते हुए बेहद ठंडे लहजे में रोहन जी से कहा। मेरे लिए यह आज से मर गई है आरव सिंह। मेरी तरफ से अब जो मर्जी चाहे वह करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज के बाद मुझे खुद का बाप नहीं कहेगी यह, और न ही मेरे सामने आएगी, वरना मैं इसे तो कुछ नहीं कह सकता, खुद को जान से मार दूंगा। वो अत्यधिक संयम के आलम में लाल आंखों से कहते हुए वहां से वॉकआउट कर गए। आर्या की आंखें आंसुओं से बुरी तरह भर गईं। अपने पापा के कड़े शब्दों पर वो अंदर ही अंदर बुरी तरह मरी थी। अजय शर्मा आगे बढ़ा था। आप भी पापा के हमख्याल होंगे ना? आर्या तिरस्कार और दुख से बोली। नहीं, मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने आया हूं। शादी शुरू करें पंडित जी। आज शर्मा हवेली में एक बेटी का श्राद्ध है। इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। अजय ने अत्यधिक संयम का प्रदर्शन करते हुए कहा, और फिर नेहा बहुत ही चुपचाप अपनी जगह से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। कुछ ही देर में आर्या और आरव का विवाह हो गया। आर्या के चेहरे को एक गहरी मुस्कान ने छुआ था, जिसे आरव ने गहरी नज़रों से देखा। इससे पहले कि हमारा सब्र का पैमाना लबालब हो, इसे यहाँ से ले जाओ। आरव अजय इस समय संयम के कड़े द्वार से गुजर रहा था। आरव ने अजय के चेहरे पर अत्यधिक गुस्सा देखा और फिर आर्या की कलाई को मजबूती से थामे वहां से बाहर निकल आया। अजय सिंह भी उनके पीछे ही निकले थे। पहली बार शर्मा हवेली में किसी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। कहाँ तो शर्मा फैमिली बेटियों को घर की चार दीवारी में बंद करके रखते थे, बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन समय के साथ सोच बदली थी। वो पुराना समय था। यही सोचते हुए अब आज के नए दौर में शर्मा हवेली की लड़कियों को अपने माँ बाप का पूरा पूरा सपोर्ट हासिल था। उन्हें हर तरह की आज़ादी दी गई थी। उनकी हर इच्छा को पूरा किया जाता था। शिक्षा से लेकर घूमना फिरना तक, जीवन का आनंद लेना, कुल मिलाकर पसंद की हर चीज़ उन्हें मुहैया कराई गई थी। और आज रोहन जी को लग रहा था उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज उनकी बेटी ने उनका सिर झुका दिया था कि वे भरी महफिल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। नेहा स्टेज से नीचे उतरी तो अपने बाप को देखा। विक्रम जी की आंखें भी नियंत्रण से लाल हो रही थीं। उन्होंने बेटी के सर पर स्नेहपूर्ण हाथ रखा। हाय, क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने। बहनों जैसी कजिन इसके दूल्हा को ही ले उड़ी। अब कौन करेगा इससे शादी? हाँ, बारात आकर वापस चली जाए तो कौन करता है भला ऐसी लड़की से शादी? हाल तो देखो, चक्कर परिवार की छोटी बेटी से चला और बड़ी को लेकर जा रहा था। हाय, क्या जमाना आ गया है। घोर कलयुग की निशानी। वहां मौजूद महिलाओं की टिप्पणियां भी उनकी तक पहुंच रही थीं। राधा का दिल इन सब बातों से काफी दुखा था और उन्होंने विक्रम जी से अपने बेटे विवेक के लिए नेहा को मांग लिया। जहां सारे परिवार वालों की जुबानें बंद हो गई थीं, वहीं विवेक और नेहा को एक बहुत बड़ा झटका सा लगा था। मम्मा, यह संभव नहीं है, विवेक धीरे से बड़बड़ाया था। माँ की खातिर माँ के कहे शब्दों का मान रखना ही होगा बेटा। वह उम्मीद भरे शब्दों में बोली थी और वह बुरी तरह फंस चुका था। गहरी सांस लेते हुए वह इस शादी के लिए राजी हो गया और फिर सबकी आपसी रजामंदी से नेहा और विवेक की शादी हो गई। विक्रम जी ने भी संतोष की सांस ली। इस वक्त विवेक और नेहा दोनों ही स्टेज पर थे, लेकिन चारों ओर बहुत शांति महसूस हो रही थी। नेहा अब भी घूंघट में थी। वो विवेक को एक नज़र देखती, फिर पलकों को झुका लेती, जबकि विवेक ने इसे एक नज़र भी उठाकर देखना गवारा नहीं किया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी जिसे नेहा समझ नहीं पा रही थी। विदाई का वक्त आ चुका था। राधा जी ने नेहा को विदा करके शहर में मौजूद अपने अपार्टमेंट में ले जाने का इरादा किया था और विवेक ने कोई आपत्ति नहीं की। वो इस पूरे समय के दौरान चुप ही रहा था। राधा जी को सब कुछ समझाते बुझाते वो सबसे पहले अनुमति लेती, अपने अपार्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन के आने से पहले ही निकलने लगी, ताकि वहां जाकर अपनी नई नवेली बहू का स्वागत कर सकें। बेटा, आज तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकता।
विक्रम जी ने विवेक के कंधे पर हाथ रखकर ठहर ठहर कर कहा था। विवेक जवाब में सिर्फ मुस्कुराया था। वो उन्हें शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर सका। धीरे धीरे सारे मेहमान जाने लगे तो विक्रम जी ने अपनी आज्ञाकारी बेटी को विवेक के साथ विदा कर दिया। वो नेहा को लेकर अपनी कार की ओर बढ़ा। सभी का आशीर्वाद लेती हुई नेहा विदा होती विवेक के साथ चली गई, जबकि आर्या शर्मा किसी का भी आशीर्वाद नहीं ले सकी थी। सांत्वना रखो रोहन, शायद भगवान को यही मंजूर था। विक्रम जी अपने भाई के पास आए। उनकी आंखों में आंसू देखकर बोले, भाई बेटियां ऐसा क्यों करती हैं? इतने लाड प्यार से पाला और सब बर्बाद कर दिया। वो बहुत दुखी हुए तो विक्रम जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। आज का हुआ हादसा भी दोनों भाइयों को अलग नहीं कर पाया। काफी लोगों ने दोनों भाइयों की मोहब्बत को जलन से देखा। सारे रास्ते में चुप्पी छाई हुई थी। विवेक ने नेहा से कोई भी बात नहीं की। नेहा नहीं जानती थी कि वह क्यों परेशान था। नेहा का दिल घबराने लगा। उस समय शाम के साए गहरे हो रहे थे। विवेक कार की स्पीड बढ़ाए हुए था और फिर कुछ ही देर में वह अपने अपार्टमेंट में प्रवेश कर गया। कार को कार पोर्च में खड़ा करता वो तेजी से नीचे उतरा और अंदर की ओर बढ़ता कि तभी उन्हीं कदमों वापस पलटकर नेहा को कार से उतारते हुए अपने साथ अंदर बढ़ गया। जहां राधा जी ने पूरी गर्मजोशी से अपनी नई नवेली बहू का स्वागत किया और नेहा तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी राधा आंटी ने वाकई यह साबित कर दिया था कि वह नेहा से दिलो जान से प्यार करती थी। उसे कुछ रस्मों के बाद एक कमरे में ले जाया गया। बहुत ज्यादा तो नहीं सजा था वह कमरा, लेकिन फिर भी लाल गुलाबों की पंखुड़ियां जगह जगह अपनी खुशबू फैला रही थीं। कमरे के बीचों बीच किंग साइज बेड पर उसे बिठाया गया तो उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। कहाँ सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। कहाँ तो वह एसपी आरव सिंह की सेज सजाने वाली थी और अब एकदम से दूल्हा ही बदल गया था। उसकी पलकें शर्म और हया से झुक गई थीं। वह एक आज्ञाकारी बेटी थी और इस आज्ञाकारिता में वह आरव की बजाय विवेक की दुल्हन बन गई। वक्त थोड़ा और सड़का। वो कितनी ही देर तक बैठी विवेक के आने का इंतजार करती रही, लेकिन विवेक का कहीं कुछ पता नहीं था और बाहर भी पूरी खामोशी छाई हुई थी। नेहा का दिल एकदम घबराने लगा। वो भरे पूरे घर से आई थी। इस तरह की खामोशी महसूस करते हुए उसे घुटन सी होने लगी। वो धीरे से बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ गई। चारों ओर खामोशी का राज था। उसके शरीर में एक ठिठरन सी होने लगी थी। वो नाजुक सी दुल्हन राहदारी से गुजरते हुए एक कमरे के बाहर आ गई। अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। उसने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा जरा सा खुला। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मा। आप जानती भी हैं कि मैं अकेला नहीं, एक बच्चा भी है मेरा। और जब नेहा को यह बात पता लगेगी तो क्या बीतेगी उस पर। विवेक की बात सुनते नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसके पूरे शरीर पर एक डर सा तारी हो गया था। कमरे का दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका था। राधा आंटी और विवेक ने पलटकर नेहा की ओर देखा, जिसके चेहरे का रंग एकदम लट्ठे की तरह सफ़ेद हो चुका था। सिंह महल में प्रवेश करते आरव सिंह गुस्से में आर्या की कलाई थामे अपने कमरे की ओर बढ़ा। रुको आरव! अपने पीछे अजय सिंह की पुकार सुनते वो एक पल के लिए रुका, जबकि आर्या का चेहरा बेहद सपाट था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। छोड़ो उसका हाथ, उन्होंने आदेश दिया। कुछ करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे। ममता जी ने हल्के से दोनों बाप बेटे की ओर देखा। नहीं पापा, हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, वो ठंडे लहजे में बोला, जबकि भीड़ में अपनी बेइज्जती वो भी नहीं भुला पा रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। अजय सिंह जानते थे इस वक्त आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और वह गुस्से में आर्या को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वह ऐसा कह रहे थे। वो बाप थे और बेटे की आंखों में इतना तो पढ़ ही चुके थे कि वह आर्या से मोहब्बत नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ जिद में आकर आर्या से शादी कर चुका था। हरगिज नहीं। आप चाहे तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दें, आरव सिंह अपने नाम की औरत को कभी नहीं छोड़ेगा। पत्नी है अब वो मेरी, और पत्नी हमेशा पति के साथ रहती है। वो बाप की आंखों में आंखें डालते हुए बोला था, जबकि उसकी इतनी दहाड़ पर ही आर्या के हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। अपनी बात कहते हुए वह आर्या को घसीटता कमरे की तरफ ले गया। अब क्या होगा अजय साहब? ममता जी ने डरते हुए अपने पति को देखा, जो अपना माथा मसलते हुए रह गए थे। जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप के मुंह को आने
लगती है, ऐसा सुना था, आज उन्होंने देख भी लिया था। कमरे में ले जाते आरव ने उसे बिस्तर की बजाय जमीन पर पटक दिया और गुस्से में दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। अब कारपेट पर मुंह के बल गिरी थी। नम आंखों से आरव को देखा, जो अपनी शेरवानी पल में उतार कर दूर फेंक चुका था। आर्या का दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। उसने अपनी तानाशाही दिमाग को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो सामने खड़े इंसान की अब पत्नी बन चुकी थी। फिर कैसे उसे रोक लेती, वो भी इस हालत में जब वो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। वो अब अपनी शर्ट को उतारते हुए उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ता है। आर्या अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई थी, जैसे वह भी अपनी सज़ा पाने को तैयार थी। वह जानती थी कि आरव उसकी आत्मा तक को रौंद कर रख देगा। सब जानती थी वह, लेकिन इसके बावजूद वह लड़की अंदर ही अंदर डरी और सहमी हुई थी। 21 साल की थी, उसके शरीर की नाजुकियां भी कम उम्र की थीं। ऊपर से आरव सिंह का बॉडी बिल्डर जैसा शरीर, चौड़ा सीना और कसरती कद काठी। उसे शर्ट उतारते देखकर उसने अपनी पलकों को झुका लिया। अगले ही पल आरव ने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। आर्या ने अपनी हिरनी जैसी आंखें उस शेर की आंखों में गाड़ दीं, जो इस समय आग के गुब्बारे की तरह भड़क रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ आने का, मेरी बाहों का हार बनने का। चलो, आज तुम्हारा यह अरमान भी पूरा करता हूँ, जिसके लिए तुमने इतने पापड़ बेले। इसका इनाम तो बनता है ना। आरव ने गुस्से की अति पर जाते हुए उसके होंठों को अलग कर दिया, जबकि अपनी पत्थर जैसी निगाहों से आरव को देखने लगी। वह यह तो जानती थी कि आरव उसे कड़ी सज़ा देगा। उसे उसकी संगति की मार भी झेलनी पड़ सकती है, या फिर वह उसे अपमानित भी कर सकता है। वो हर सज़ा के लिए तैयार थी, लेकिन वो इस तरह उसकी इंसल्ट करेगा, इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। वो इतनी सख्त हो गई थी कि खुद को छिपाना भी भूल गई। ऐसे मत देखो जैसे तुम दुनिया की सबसे दुखी लड़की हो और मैं तुम पर जुल्म करने वाला शैतान। यही सब चाहती थी ना, तुम तो वही कर रहा हूँ, लेकिन स्टाइल थोड़ा अलग होगा। जब तुम्हारी आवाज़ से यह पूरा महल कांप उठेगा, तभी मेरे इस जलते हुए दिल को सुकून मिलेगा। वो उसे बिस्तर पर पटकते हुए बिना लाइट्स ऑफ किए उस पर बादल बनकर छा गया। आर्या को लगा जैसे उसका सांस रुकने लगा है। उसने कोई सवाल नहीं किया था, कुछ कारण नहीं पूछा था, बस सीधा सीधा सज़ा सुना दी थी। पुलिस वाला था ना, सज़ा देना तो उसका काम था। आर्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ओपन योर आइज माई लव। 1 सेकंड के लिए भी तुमने अपनी आंखें बंद की तो तुम्हारी सज़ा को और भी बदतर बना दूंगा। वो गुस्से से चिल्लाया तो आर्या ने कांपते हुए अपनी आंखें फौरन खोल दीं। शर्मा हवेली से सिंह महल तक का सफ़र मुबारक हो। मिसेज आर्या आरव सिंह, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम सांस लेने को भी मोहताज हो जाओगी। उसकी बात पर आर्या ने हल्के से मुस्कुरा दिया। एक कड़वी और दर्द भरी मुस्कान, उसकी मुस्कान आरव को जहर लगी। सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? आखिर मैं भी तो देखूं। आरव सिंह की मर्दानगी आखिरकार शादी की है, कोई खेल तो नहीं खेला। आर्या के शब्दों के तीर एक बार फिर से बरसे थे, जबकि उसकी आंखें उसके शब्दों का साथ नहीं दे रही थीं, पर उसके शब्द आरव सिंह के दिमाग में जाकर बैठ गए थे। राजपूत खून था, जोश तो मारना ही था। अगले ही पल वह सारे पर्दे दे गिराता चला गया और मजबूती से उसकी, जिससे कि आर्या का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था, लेकिन वह जरा सा भी नहीं सिसकी। पर आरव के यहाँ पर ही बस नहीं हुई थी, वो उसकी अब धीरे धीरे वो उसके दिल के स्थान पर आ गया, और फिर वहाँ पर भी उसने आर्या को एकदम चोट पहुँचाई थी। आंसू आर्या की आंखों से टूटकर तकिए में समा गए, लेकिन उसने ना आह भरी ना आंखें बंद कीं। अपने बाप और भाई के चेहरे आंखों के सामने घूमे। भरी महफिल में उनके झुके सिर याद करती वो बेहिस लेटी रही। आरव ने गुस्से की आखिरी हद तक जाते उसकी नरम धड़कनों को बुरी तरह मसला था, और वो दांत पर दांत जमाए इस दर्द को भी सह गई थी। अब तो यह दर्द और न जाने कितनी तकलीफ़ें उसे सारी जिंदगी सहनी थीं, उसके शरीर के हर हिस्से को अपनी नफ़रत से दागदार करता। वो उसके चेहरे के पास आया जहां जरा भी डर नहीं था। वो निडर होकर आरव को ही देख रही थी। बहुत लड़कियां देखी हैं आरव सिंह ने अपनी जिंदगी में, लेकिन तुम जैसी बेशर्म और डीठ लड़की आज तक नहीं देखी, जिसकी आंखों में न शर्म है न हया। वो उसके ऊपर सारा वजन डालते हुए गुस्से से गरजते हुए बोला था।
आर्या ने एक नज़र उसे देखा। मेरे अलावा किसी और को देखा तो तुम्हारी जान ले लूंगी। आरव सिंह, वो उसके कंधों को दबोचते हुए आक्रामक अंदाज में बोली, जबकि उसके छोटे छोटे हाथों में उसके भरे भरे मसल्स समा ही कब रहे थे। तुम देखना, तुम्हारी जात को आज इतना रो दूंगा कि तुम खुद मुझसे पनाह मांगोगी। अभी तुम आरव सिंह को जानती नहीं हो। जब यह पागल होता है तो उसका मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। भूले मत आरव सिंह, मैं भी राजपूत बेटी हूं और मेरे अंदर भी राजपूत खून बह रहा है, और यह उस खून का ही कमाल है कि आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सेज पर तुम्हारे साथ लेटी हूं। किसी भ्रम में मत रहना, अगर तुम राजपूत हो तो मैं भी वही हूं। आज तुम्हारी सेज पर हूं तो उसकी वजह मैं खुद हूं, क्योंकि आर्या शर्मा जो चाहती है वह पाकर रहती है। आरव सिंह जो उसे सजा तो देना चाहता था, लेकिन उसका नाजुकपन देखता फिर से दिल पर पत्थर रखता पीछे हटने लगा था। लेकिन आर्या शर्मा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर गई कि आरव के अंदर के सोए जानवर को जगा दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर इस आरव सिंह को पूरी तरह से अपने अंदर उतरता महसूस करो, बिना पलक झपकाए। वो उसमें इस तरह एडजस्ट हुआ कि उसकी सांसें रोक दीं। आर्या अपना सांस रोके उसे बेचैनी से देख रही थी। वह वाकई उसके लिए जालिम साबित हुआ था। आर्या बेडशीट थामे अपनी घुट घुट सिसकियां अपने अंदर ही घोंट रही थी। आरव का ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। उसे लगा था वह उसे गुस्सा करेगा, थोड़ा सुनाएगा, लेकिन आर्या शर्मा को अपनी गलती का एहसास हो तो वह कोशिश करेगा कि दरगुजर कर दे। जो भी था वह बचपन से आर्या को जानता था। दोनों परिवारों में खूब आना जाना भी था और इस तरह एक दूसरे से लगाव भी काफ़ी हो गया था। लेकिन आर्या शर्मा का एटीट्यूड, उसकी बदतमीज़ी ने आरव को खूब मजबूर कर दिया था कि वो उसे उसकी ही ज़बान में समझाए। वो उसके जुनून को सहन कर गई थी। वो नाजुक सी लड़की अपने जुनून में इतनी अंधी हो गई थी कि इस तकलीफ को भी वह सहन कर गई थी। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। मुझे तुम्हारे अंदर के जुनून को देखना है कि कब तक मेरा जुनून सह सकती हो। उसके आंसू टूट कर तकिए में समा रहे थे, लेकिन वह वाकई पलकें नहीं झपका रही थी। दोनों एक शरीर और एक जान हो रहे थे, पर दोनों की आंखों में जुनून था। एक की आंखों में नफरत का जुनून, जबकि दूसरे की आंखों में मर मिटने का जुनून। वो उसे हर तरह से तोड़ कर रख देना चाहता था ताकि वह सिसके और उससे रहम की भीख मांगे, और वह दे भी देता। एक बार कहती तो सही, उसे रोकने की कोशिश तो करता, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ उसे उकसा रही थी, या शायद खुद के लिए उसने यही सज़ा तय की थी। आरव एकदम पीछे हटता हुआ बिस्तर से उठ गया। वो उसे और तकलीफ दे ही नहीं सकता था। वो वाकई बहुत नाजुक थी। उसकी बिखरी हालत देखते हुए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके शब्द जितने कठोर थे, उसका शरीर उतना ही नरम। आरव ने लाइट्स ऑफ कर दीं और झटके से कंबल को उसके ऊपर डाला, लेकिन इस बार उसे छूने की गलती नहीं की। उसकी हालत आरव को उस वक्त दया की पात्र लग रही थी। भले वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन अब वह और उसकी कठोरता सहन नहीं कर सकती थी। बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होते हुए वह अपने अंदर के गर्म खून को ठंडा कर रहा था। वो खुद भी अधूरा रह गया था और उसे भी अधूरा छोड़ आया था, और कैसे उसने खुद पर काबू किया यह वही जानता था। वो आंखें अपने ऊपर पानी के कतरों को गिरते हुए अपने अंदर के जानवर को सुला रहा था और कसम खा रहा था कि अब वो आर्या के करीब कभी नहीं जाएगा, बल्कि अब उसे वह और तरह की सज़ा देगा। दूसरी तरफ आर्या अभी तक वैसे ही लेटी हुई थी। उसकी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि वह सीधी होती या उठकर ही बैठ सकती। जैसे ही आरव बाथरूम में बंद हुआ, वो सिसकी थी। तकिए में मुंह छुपाए वह नाजुक सी लड़की रो पड़ी थी। उसे तकलीफ हुई थी, दर्द हुआ था। उसने बहादुर बनते हुए एक सिसकी भी होंठों से नहीं निकाली थी, लेकिन अब वो रो रही थी, हिचकियों से रो रही थी। नहीं रोई वो आरव के सामने, पर अब वह रो रही थी। मुश्किल से अपने अकड़े शरीर को ढीला छोड़ते हुए वह सीधी हुई थी। कमरे की छत को देखती हुई कितने ही आंसू वह बहाती चली गई। आरव सिंह ने आज उसका मान तोड़ दिया था, उस नाजुक सी गुड़िया को तोड़ दिया था, पर इस सब की वजह वह खुद ही तो थी। एक आह ऊंची हुई थी उसके होंठों से। क्यों आरव, क्यों क्यों किया तुमने यह सब? मेरे साथ तुम तो खुद को एसपी कहते हो ना, अपराधी को पहचान लेते हो, आंखों से सच्चाई जान लेते हो, फिर यह सक्षमता मेरी तरफ से कहाँ चली गई?
क्यों नहीं समझ पाए तुम कि मैं बेगुनाह थी, मैंने कुछ भी नहीं किया? क्यों? वो बिस्तर को मुट्ठियों में दबोचे सिसक रही थी। आरव ने उसे वाकई ऐसी सजा दी थी कि उसकी आत्मा तक घायल हो गई थी। यह एक ऐसा दर्द था जिसका कोई इलाज नहीं था। नेहा को होश आया तो राधा आंटी को अपने सिरहाने के पास ही बैठा पाया। वे बहुत चिंतित थीं। नेहा एकदम उठकर बैठी। उसे याद आया कि वह विवेक की बात सुनते हुए दरवाजे से अंदर जाने लगी थी, लेकिन एकदम बेहोश होकर गिर गई थी। अब कैसी हो नेहा? राधा आंटी ने फिक्रमंदी से पूछा। जिंदा हूं, लेकिन आप लोगों ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बेहोश उठी, जबकि विवेक पास खड़ा होंठ भीड़ता रहा। राधा जी ने एक नज़र विवेक को देखा। माँ की तबीयत को देखते हुए वह उन्हें वहां से उठाते हुए उनके कमरे की ओर ले गया, जबकि नेहा बस रोती रही। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि विवेक पहले से शादीशुदा था। न केवल शादीशुदा, बल्कि एक बच्चे का बाप भी। वो सख्त गुस्से के मारे उलझक सख्त पेचो ताम खा रही थी। उसे यहाँ नहीं रहना, ये सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे का रुख किया कि तभी विवेक अंदर दाखिल हुआ। कहाँ जा रही हो? तीखे अंदाज में पूछा। मुझे आपके साथ नहीं रहना विवेक, आपने मुझे चीट किया है। वो दुख से रोते हुए बोली। क्यों? क्या मैंने तुमसे मोहब्बत के दावे करके शादी की, जो तुम मुझे चीट कह रही हो? वो भी दरवाज़ा लॉक करता उसके सामने आ गया था। आपको बताना चाहिए था शादी से पहले कि आप शादीशुदा और एक बच्चे के बाप हैं। वो पलकें झुकाकर दुख से रोते हुए बोली। तुम अनजान हो तो ये तुम्हारा कसूर है, जबकि तुम्हारे घर वाले सब जानते थे। मैंने इस बारे में तुम्हारे पापा से कुछ भी नहीं छुपाया था, उन्हें सब बता दिया था। इसके बावजूद उन्होंने इस शादी की हामी भरी। इसका मतलब कि वे राजी थे। विवेक ने साफगोई से कहा। पापा जानते थे? वो हैरान हुई थी। हाँ, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था नेहा। मैं शादीशुदा हूँ और 8 महीने का एक बच्चा भी है मेरी लाइफ में, जो इस समय अपनी माँ के पास है। कोर्ट में डिवोर्स केस चल रहा है हमारा। उसे दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए वह बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जल्दी ही इस केस की सुनवाई हो जाएगी और मेरा बच्चा मेरे पास होगा। विवेक के लहजे में अपने बेटे के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत झलक रही थी। आप उस लड़की को डिवोर्स दे देंगे? नेहा ने धीमी आवाज से पूछा। विवेक ने क्लियरली उसे बताया तो नेहा ने गहरी सांस छोड़ते हुए बिस्तर पर बैठते हुए विवेक को देखा। पानी का गिलास उसे अपना गला सूखा हुआ महसूस हुआ। विवेक ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाया। नेहा, अभी तुम रिलैक्स हो जाओ। मुझे ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ते जोड़ने की आदत नहीं। मैं मम्मी को देखकर आता हूँ, वह बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। विवेक एक समझदार, सुलझा और मैच्योर इंसान था और नेहा को शुरू से उसकी नरम खूबी ने अपनी ओर आकर्षित किया था। यही वजह थी कि वह इस शादी के लिए मान गई थी। पर अब वो सोचों में डूबी हुई थी कि क्या वो विवेक के साथ अपनी जिंदगी का आगाज कर सकती है, वो भी इस हालात में जब उसका एक 8 महीने का बच्चा भी है। इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल रहा था। सुबह के वक्त आर्या की आंख खुली। वह आलस से अपनी आंखें खोलती अपने दिमाग को जगाने लगी। वो रात उसी पोजीशन में सो गई थी। आरव कहाँ था वह नहीं जानती थी। अब दिमाग जागा तो रात के सारे दृश्य एक एक करके उसे याद आने लगे। उसने कसकर जबड़े भीड़े और बिस्तर से उठने की कोशिश की। उसकी टांगों से अब भी जान निकली हुई थी। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अपनी हालत को देखते हुए वह बुरी तरह कांपी थी। सामने नज़र कोच पर जाकर ठहरी, जहां तकिया रखा हुआ था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, आरव कहीं नहीं था। आर्या उसी हालत में उठकर खड़ी हुई कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। रोशनी बाहर आई तो आर्या ने अपनी आंखों पर हाथ रखा। जबकि उसे इस हालत में खड़ा देख आरव ने तुरंत अपनी नज़रें फेर लीं और कमरे से बाहर निकल गया। इस वक्त वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। उसके दिल में आर्या के लिए जरा भी हमदर्दी पैदा नहीं हो रही थी। वह खुदसर थी, अपनी मनमर्जी करने वाली लड़की। आरव अब उसे मुंह भी लगाना नहीं चाहता था। उसके जाते ही आर्या ने मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाथरूम का रुख किया। उसे शावर लेकर भगवान जी के पास भी तो जाना था। उनके चरणों में बैठकर उनसे माफ़ी मांगनी थी, जो उसका और उसके भगवान का मामला था। भगवान जी के सामने जाकर खड़ी हुई और उनके सामने हाथ जोड़े तो आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, तू जानता है आर्या बुरी नहीं, लेकिन वक्त और हालात ने उसे बुरा बना दिया।
मैं आरव की गुनहगार हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं कि माफ़ी मांग सकूं और उसकी दी हर सज़ा सहने को भी तैयार हूँ। हे भगवान, तू बस मेरा हौसला बनाए रखना। एक रिश्ता निभाते निभाते मैंने सारे रिश्ते खो दिए हैं। वो जो किसी के सामने नहीं रोने वाली थी, आज भगवान जी के सामने रो पड़ी थी। कब दरवाज़ा खुला, कब आरव अंदर आया, वो नहीं जानती थी। आंसू पोंछते हुए पीछे पलटी तो अपने पीछे आरव को खड़ा पाया। तुम जैसी लड़की की आंखों में आंसू कुछ सूट नहीं कर रहे। उसके बाद पर आर्या ने शिकायती अंदाज में उसे देखा, जिस पर आरव झुंझलाया। एक तो सब कुछ उसने खुद ही बर्बाद किया था, और फिर इतनी शिकायती आंखों से उसे देखती तो वह गुस्से के मारे अंदर ही अंदर ज्वालामुखी बन जाता था। बस जैसे फटने की देर होती थी। मेरे सामने इतनी मासूमियत का ढोंग मत रचाना अपनी आरव से। वैसे तुम्हें एक न्यूज़ भी देनी थी, याद ही नहीं रही। वह पलटकर सोफे पर जा बैठा। आपकी कजिन जिसे हटाकर तुमने मुझसे विवाह किया, उसकी भी शादी हो गई है, अपनी माँ के दोस्त के बेटे विवेक मेहरा से। वो उस पर अपनी तरफ से बम फोड़ रहा था, जबकि वह बिल्कुल सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। जानती हूँ, लापरवाही से जवाब देती वह बिस्तर की ओर बढ़ी। कुछ देर पहले ही वह बेडशीट चेंज कर चुकी थी। पूरा कमरा बहुत अच्छे से साफ था। कैसे जानती हो? वो उठकर उसके पास आया और बाजू से थामे उसे अपनी तरफ मोड़ा। क्यों बताऊं? मैं पाबंद नहीं आपको हर बात बताने की। वो वापस अपनी टोन में आते हुए बोली। पर इस बार तुम की जगह आप कहकर बोल रही थी। तुम अब सिर्फ मेरी पाबंद हो, अब नहीं आरव सिंह। अब मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। वो उसे खूंखार देखते हुए लहजे में बोला तो वो जख्मी सी हंसी। अब शर्मा को किसी की जरूरत है भी नहीं, मैं अपने लिए खुद ही बहुत हूं। वह झटके से अपनी बाजू छुड़ाते हुए तेज लहजे में बोली। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी अकड़ तो आज रात तोड़ूंगा, और वो भी इस तरीके से कि जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करूंगा। ओहो, तो मैं डर जाऊंगी आपसे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। आरव ने माथे पर बल डालते हुए उसे देखा। आज रात डरना। वो उसके पास होते हुए उसकी कमर में हाथ डालते अपनी उंगलियों से उसकी कमर को जकड़ गया। आरव उसकी उंगलियों की चुभन महसूस करते हुए वह बुरी तरह सिसकी। क्या हुआ? दर्द हुआ ना? यह तो आज रात बताऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके से, जब तुम्हारी सिसकियां ऐसे ही गूंजेंगी। तो क्या जरूरत थी गुजरी रात मुझ पर दया दिखाने की? रात को भी ऐसे ही तकलीफ दे देते। क्यों हट गए थे पीछे? वो जो बाहर जा रहा था उसकी बात पर फिर से रुक गया। लिहाज कर गया था कि तुम भले मेरी गुनहगार हो, लेकिन हो तो एक नाजुक सी लड़की ही ना। लेकिन मैं गलत था। तुम तरस खाने के लायक नहीं, और तुम्हारी यह खूबसूरत जबान जो कैंची की तरह चलती है ना, इसे काटना ही पड़ेगा। मैं तैयार हूं। वो नम आंखों से मजबूत लहजे में बोली। तुम डीठ हो। आरव उसे गुस्से से घूरते बाहर निकल गया, जबकि वह गहरी सांस भरती वहीं बिस्तर पर ढह गई। कितना आसान होता है अपने लिए जीना, और कितना मुश्किल होता है किसी और के लिए जीना। वो इन्हीं सोचों में उलझी थी कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। नंबर देखकर उसके होंठ भेड़े थे। अब इसे क्या मसला है? वो धीरे से कॉल रिसीव कर गई। हर बात की एक हद होती है नेहा, अब बस कर दो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद वह एकदम भड़क गई थी। दरवाजे से अंदर आता आरव रुक गया। हरगिज नहीं, चुप रहो, अब वहीं रहो, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा वहां आकर। वो अपनी अंजलि बदतमीजी से बोल रही थी। आरव अंदर आते माथे पर बल डाल गया। आर्या की इस तरफ से पीठ थी, जिस वजह से वह आरव को देख नहीं पाई थी। नेहा, मैं अब कुछ ऐसा नहीं करने वाली। बहुत हो गया। जितना लेना था तुमने ले लिया। मेरा इम्तिहान और उतार दिया। मैंने एहसान तुम्हारा। अब और नहीं। तुम्हारे नसीब तुम्हारे साथ, मेरे नसीब मेरे साथ। आर्या शर्मा का लहजा मजबूत था। वो कॉल बंद करने लगी कि नेहा ने फिर कुछ कहा, जिस पर आर्या गुस्से से बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। अपनी हद में रहो नेहा, खबरदार। जो मेरे आरव की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी, समझी? अब आरव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? तुम मैंने जो पाया सो पाया, और जो कुछ खोया है तुमने खुद खोया है, अपनी मर्जी से खोया है। अब मुझे फिर से फोन मत करना। अपना गुस्सा काबू करते कॉल बंद करते पलटी सामने आरव सिंह को देखकर सन्न हो गई। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। आरव का चेहरा साफ बता रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो सिर झुकाकर फिर से उसे देखने लगी।
जिसकी आंखों में ढेरों सवाल और माथे पर बलों का जाल था। अगले दिन रिसेप्शन की पार्टी आरव सिंह ने जितनी धूमधाम से दी थी, विवेक ने उतनी ही सादगी से की थी। सब विवेक और नेहा की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे, जबकि आर्या अपनों की राह देखती ही रह गई थी। कोई भी तो नहीं आया था और उसकी आंखें नम हो गई थीं। पर वह लड़की कमाल का संयम रखती थी। रिसेप्शन पार्टी के खत्म होने के बाद आरव ने उसे घर ले जाने की बजाय उसे शर्मा हवेली लाया था। प्लीज आरव, घर चलें। मुझे नहीं जाना है शर्मा हवेली। आर्या ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ जमाते हुए कहा। जो कहना है अब वहीं चलकर कहोगी। आरव ने अत्यंत संजीदगी के आलम में कहा। नहीं आरव, प्लीज नहीं, ऐसा मत करें। मैं वहां जाकर कुछ नहीं बोलूंगी। जो हो गया अब उसे खत्म कर दें। अब और कोई फसाद नहीं करना मुझे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं थक गई हूं, वो रोते हुए बोली। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठा दूं। जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद तो अंकल जी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दें। वह भी कम है। आरव ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए गुस्से से कहा। आप अब मार दें मुझे, उधेड़ दे मेरी चमड़ी, जो चाहे सजा दे दें, लेकिन सबके सामने यूं बदनाम मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। वो जिस तरह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी, आरव का दिल बुरी तरह पसीजा था। कल तक वह लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी और अब वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। और आरव सिंह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की का असली रूप कौन सा है। वो झटके से गाड़ी रोक गया। अब वो बुरी तरह उलझन का शिकार था कि करें तो क्या करें। दिमाग कहता था आर्या की बात सुनो, जबकि दिल कहता था कि उसकी मत सुनो। वो गहरी सांस लेकर गाड़ी वापस मोड़ गया, जिस पर आर्या ने एक सुकून का गहरी सांस लिया। पर वह यह नहीं जानती थी, सुख की घड़ी कुछ पल की ही थी। आरव सिंह मोबाइल पर आती कॉल पर चौंका था। कॉल रिसीव करने पर वह झटके से गाड़ी रोक गया। अचानक गाड़ी रोकने से आर्या को जोर से झटका लगा और वह डैशबोर्ड से टकराई थी। आरव सिंह मोबाइल एक तरफ करके आर्या की ओर मुड़ा था। आर्या, आर यू ओके? चोट तो नहीं आई तुम्हें? वो अत्यंत परेशान हुआ था और आर्या ने माथे पर हाथ रखे उसे हैरान नजरों से देखा था। आपको मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है? वो जितनी हैरानी से पूछ रही थी, आरव सिंह अपने होंठ भेड़ कर रह गया और मोबाइल उठाया। कॉल अब कट चुकी थी। वो अब गाड़ी अस्पताल के रास्ते पर डाल गया, जहां जाकर सारी हकीकत का खुलासा होना था। लेकिन अचानक ही दो गुंडों ने उनका रास्ता रोका। उनके हाथों में बंदूकों से पहले कि आरव सिंह अपनी गन निकालता, वह आरव सिंह और आर्या की तरफ तान कर इशारे से उन्हें गाड़ी से बाहर आने को कहने लगे। शॉल ठीक से ओढ़ो और गाड़ी से बाहर मत उतरना। आर्या की तरफ देखता हुआ वह धीरे से बोलता खुद गाड़ी से नीचे उतरा। उन्होंने कुछ डिमांड की थी। आरव सिंह के इनकार पर उन्होंने आरव सिंह को एक घूंसा मारा था, जिसे वह काबू से सह गया। एसपी, बेहतर होगा वह चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ साथ इस लड़की को भी कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। वो आदमी गुर्राया था। उसने अब भी अपनी गन आरव सिंह की तरफ तानी हुई थी। उनमें से एक ने आर्या की तरफ वाली गाड़ी का दरवाजे का कांच तोड़ते हुए उसे बाहर निकाला। बेखबर आर्या की चीख निकली थी। आरव सिंह आगे बढ़ा कि तभी वह आदमी उसके पेट में एक जोरदार वार कर गया। आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप दे दो। वो आदमी फिर से गुर्राया। आर्या के सिर से शॉल उतारकर उस व्यक्ति ने दूर फेंकी थी। आर्या का पूरा शरीर कांप रहा था। आज उसकी रिसेप्शन पार्टी का लहंगा ऐसा था कि उसके शरीर की सुंदरता पूरी तरह से प्रकट हो रही थी, और इसीलिए आते समय आरव ने उसके ऊपर एक काली शॉल डाल दी थी। उफ एसपी, इतना हौसला लिए रात के समय अकेले घूम रहे हो? पार्टी देना तो बनता है। वो एक कमीनी सी हंसी हंसा था, जिस पर आरव सिंह के सब्र का पैमाना लबालब हुआ था, और अगले ही पल उसी के हाथ में पकड़ी हुई उसके साथी की तरफ करते हुए, उसकी खोपड़ी की तरफ करते हुए एक जबरदस्त वार किया था, जबकि बिना पलक झपकाए दोबारा से उसकी खोपड़ी के ढक्कन को खोल दिया था। 1 मिनट से भी कम समय में यह सब कुछ हुआ था कि आर्या खुद आरव सिंह की इतनी तेजी देखकर दंग रह गई थी। वो घबराकर इन दोनों बेजान होते वजूद को घबराई हुई हालत में देख रही थी। इतने में आरव सिंह ने उसकी शॉल वापस लाकर उसे ओढ़ा दी थी। वो बिना पलक झपकाए उसे देखे गई। आरव सिंह ने उसे बिना कुछ कहे गाड़ी में बिठा दिया और खुद डीएसपी रणजीत को कॉल करने लगा। यहाँ रेड लाइन चौराहे पर 2 चूहों की बेजान बॉडी पड़ी है, आकर इन्हें ठिकाने लगाओ।
अपना आदेश जारी करते हुए वह बिना जवाब सुने गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि वह आरव सिंह से कुछ कहे। वो सच में आरव सिंह के इस काम से बुरी तरह डर चुकी थी। आओ, अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकते हुए वह बोला तो अपने अपने ख्यालों से बुरी तरह चौंकते हुए आरव सिंह को देखने लगी। वो उसे लिए अस्पताल के अंदर घुसा। वहां मौजूद लोगों ने इस नए शादीशुदा जोड़े को बहुत ही जलन भरी निगाहों से देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं आरव? वो धीमे स्वर में पूछ रही थी। लेकिन आईसीयू के बिस्तर पर मौजूद उस लड़की को देखकर आर्या के पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। वो फटी फटी आंखों से सामने बिस्तर पर पड़ी लड़की को देखती चली गई। अगर तुम्हें इस एहसान का बदला चुकाना है तो तुम्हें आरव सिंह से मेरी शादी रुकवानी होगी। कैसे? ये तुम खुद सोचो। लेकिन मुझे आरव सिंह से शादी नहीं करनी। नेहा की बात पर आर्या ने होंठ भेड़े थे। लेकिन अगर आरव सिंह ना माना तो आर्या परेशान हो गई। तो तुम हो ना हर मर्ज की दवा। नेहा ने सिर झटकते हुए कहा कि एहसान उतारने का कोई और तरीका नहीं। आर्या ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हरगिज नहीं। वो पूरी तरह से वार करती हुई वहां से चली गई थी, जबकि आर्या बेबसी से उसे जाता हुआ देखती रह गई। सिर्फ एक बार उसने आर्या की मदद की थी, जब आर्या किडनैप हो गई थी और नेहा ने उसकी मदद की थी। उसने उसे बचाया था क्योंकि नेहा ने उसे उन लड़कों को ले जाते हुए देख लिया था और फिर बिना किसी की मदद से उसने आर्या को उन लड़कों से आज़ाद करवा लिया था। इस बात का किसी को कानों कान खबर भी नहीं हो पाई थी और आर्या ने ही नेहा को मना किया था। अगर यह बात उसके घर में पता चल जाती तो उसका बाहर निकलना बंद हो जाता, और आर्या ऐसा नहीं चाहती थी। यह नेहा का आर्या के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान था कि नेहा ने उसकी यह बात हर किसी से छुपा ली थी और अब वह उससे उसके इस एहसान का बदला मांग रही थी। वो आरव सिंह से उसका रिश्ता बचपन से तय हो चुका था और इस रिश्ते को किसी भी हालत में ख़त्म नहीं किया जा सकता था। जबकि वह विवेक को पसंद करती थी। उसे अपनी राधा आंटी से बहुत प्यार था। बचपन में वह उनकी ही गोद में पली बढ़ी थी। अपनी सगी माँ से ज़्यादा राधा आंटी को वह अपनी माँ मानती थी। जब वह 12 साल की थी तब राधा आंटी उसे रोता बिलखता छोड़कर अमेरिका चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल से अपनी राधा आंटी के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई थी। उस समय विवेक की उम्र 18 से 19 साल की थी। विवेक उसे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था और फिर कब वो पसंदीदगी मोहब्बत में बदल गई, नेहा को पता ही नहीं चला। अब वह उसके साथ अमेरिका जाना चाहती थी। यही वजह थी कि वह आरव सिंह से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में उसने आर्या से अपने एहसान का बदला मांगा। साथ में यह भी कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सब कुछ तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और आगे तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठे तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। और आर्या उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। वो आरव सिंह को बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं रोक पाई थी, तो उसने अपने किरदार को निशाना बनाया। आरव सिंह के किरदार को भी निशाना बनाया। सबकी नज़रों में खुद को गिरा लिया। भरी महफिल में अपने घर वालों को जलील और रुस्वा कर दिया और उसके एहसान का बदला उतारा। लेकिन सब बेकार गया। आज वह आईसीयू में थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा था। रिसेप्शन के फंक्शन के तुरंत बाद उसके और विवेक का झगड़ा हुआ था, जिसमें विवेक ने गुस्से में उसे तलाक की धमकी दी थी और वह वहीं ज़मीन पर गिर गई। तो विवेक घबराए हुए उसे अस्पताल लेकर आया था, जहां उस समय सभी लोग मौजूद थे और सब नेहा के लिए परेशान थे। आर्या को देखकर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि आर्या का ध्यान आईसीयू की ओर था, जहां नेहा बेसुध पड़ी थी। इस सब की वजह तुम हो। नेहा की मां ने गुस्से में आर्या को वहां से धक्का दिया। वो जो इस आफत के लिए तैयार नहीं थी, बुरी तरह लड़खड़ाती जमीन पर गिर गई। अजय के साथ साथ दूर से आते आरव सिंह ने भी यह मंजर देखा और गुस्से में होंठ मींचते हुए आर्या की तरफ कदम बढ़ाए। उसे जमीन से उठाया। तुम ठीक हो? उसे सहारा देते हुए उठाते हुए वह फिक्रमंदी से बोला। आरव सिंह को दुख हुआ था। कोई भी अपना उसे सहारा देने आगे नहीं बढ़ा था और इस सब की जिम्मेदार भी वह खुद ही थी। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची आज इस हालत में है। तुम मर क्यों नहीं गई? मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। नेहा की मां खड़ी खड़ी रोए जा रही थी। उनकी बद्दुआएं सुनती आर्या अपने होंठ भीड़ती, अपनी हिचकियों पर काबू पाती सिर झुका गई। जिम्मेदार आर्या नहीं, नेहा है।
अचानक से आरव सिंह के मुंह से निकले शब्दों ने सब कुछ चुप करा दिया। विवेक भी उलझी निगाहों से उसे देखने लगा। इससे पहले कि आरव सिंह कुछ कहता, डॉक्टर की पुकार पर सब उसकी ओर मुड़ गए। पेशेंट को होश आ गया है। आप में से आर्या कौन है? साथ ही सवाल किया। आपको वह अंदर बुला रही हैं। लेकिन कृपया ध्यान रखिए, उन्हें कोई मानसिक तनाव न हो। शुक्र करें नर्वस ब्रेकडाउन होने से बच गई, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। डॉक्टर उन्हें समझाती और चेतावनी देते हुए आगे बढ़ गई। आर्या आईसीयू की तरफ बढ़ी तो नेहा रो रही थी। ये क्या किया? आर्या ने आंसू पोंछते हुए उससे पूछा। सजा मिली है तुम्हें दुख देने की? वो टूटे हुए स्वर में बोली। मुझे माफ कर सकती हो? वह आर्या के आगे हाथ जोड़ गई तो आर्या ने रोते हुए उसके हाथ नीचे गिरा दिए। तुम बस ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतने में नेहा की मां अंदर आ गई, जिन्हें देख नेहा ने गहरी सांस ली। आर्या, मैं सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ। सब बातों की कसूरवार मैं हूँ मम्मी जी। वो अपनी माँ के हाथ थामते हुए बोली तो वह अपने आंसू पोंछते हुए आर्या को गले लगा गई, क्योंकि आरव सिंह ने बाहर सबको सारी हकीकत बता दी थी। अब अपनी शर्मा से नाराजगी कैसी? वो एहसान के बोझ तले दब के सब कुछ करती चली गई। सबके धिक्कार भी सहे, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। वह बहुत हिम्मत और सब्र वाली थी। सभी ने अपनी शर्मा को दिल से गले लगा लिया। वो अपने माँ बाप से मिली, जबकि अजय बहन को गले लगाता बुरी तरह शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन आर्या शर्मा ने किसी को शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि वह खुद को अब भी कसूरवार समझती थी। उसने पलटकर आरव सिंह को देखा, जो उसके पापा को गले लगाता मुस्कुरा रहा था। वह वाकई बहुत खूबसूरत था। न केवल खुद, बल्कि उसका दिल भी ऐसा ही प्यारा। खजारा टैन खजन। उसने अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस की तो आरव सिंह ने उसकी ओर देखा तो वह नज़रें फेर गई। विवेक ने नेहा के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सारी सच्चाई जानने के बाद विवेक को कुछ पल के लिए गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर यह सच्चाई कि वह विवेक को पसंद करती थी, इसीलिए यह सब कुछ किया, तो विवेक को एक अजीब सा एहसास हुआ था। वरना वो अब तक अपने दिमाग में यही गुस्से बैठा था कि उसे एक ठुकराई हुई लड़की मिली है। किसी ने ठुकराई और उसके पल्ले बांध दी गई, जिस वजह से वह नेहा शर्मा को छोड़ने का इरादा बांध गया था। पर उसकी हालत देखते और उसके दिल की असल बात जानने के बाद वो यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह विवेक से सच्चा प्यार करती है। उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी, इसलिए उसने उससे माफ़ी मांग ली। नेहा ने भी उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब माफ़ करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था ना। वो विवेक के साथ साथ उसके बेटे को भी अपनाने के लिए तैयार थी, जो अब तक उसकी माँ की कस्टडी में था। पर विवेक उसकी कस्टडी लेने का इरादा रखता था। सब कुछ वापस अपनी रूटीन पर लौट आया था। एसपी आरव सिंह अभी कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से वापस आया था। वह बहुत थका थका सा लग रहा था। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। आर्या शर्मा अपने माता पिता के घर थी। वह नेहा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए उसे विवेक के साथ अब भेज चुकी थी और खुद आरव सिंह के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन दोनों ही अहंकार के मारे एक दूसरे का इंतजार ही करते जा रहे थे। वो ड्राइंग रूम से होता हुआ अपने कमरे की ओर थके हारे कदमों से अंदर आया। लाइट्स ऑन की तो सामने का दृश्य देखकर वह दम भर के लिए चुप रह गया था। लाल रंग की साड़ी में आर्या का खिलता रूप देखकर वह कुछ पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। तुम कब आई? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड। वह उसके सामने केक लाती मुस्कुराते हुए उसके आगे केक रखकर उसे काटने का इशारा कर गई। उसे आज ही आरव सिंह की मां से पता चला था कि आरव सिंह का आज बर्थडे है, और वह बिना किसी अकड़ के वापस आई थी और उसके बर्थडे को यादगार बनाने का सोचा। मुझे हैरत हो रही है कि तुम वापस आ गई हो।
वो केक काटने के बाद सोफे पर बैठा। अब अपनी बगल में बैठी आर्या को देख रहा था। उसने पुलिस की यूनिफॉर्म बदल ली थी और अब वो रिलैक्स टी शर्ट और ट्राउजर्स में था। आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चली जाती हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोली। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। वो उसे कलाई से थामे अपने ऊपर गिरा दिया। उसकी नाक की टिप पर केक लगाते हुए वह उसे हक जताती नजरों से देखता। उसके साड़ी के पल्लू को धीरे से नीचे सरका दिया। आर्या की गहरी होती सांसें आरव सिंह को अपनी ओर खींच रही थीं। उस रात के लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत गुस्से में करीब आ गया था तुम्हारे। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर तुम्हारी यह जबान बाहर निकालो इसे जरा। वो एकदम गंभीर लहजे में गंभीरता से बोला। तो आर्या ने नासमझी से अपनी जीभ जरा सी बाहर निकाली। तो उसने उसकी जीभ को अपने होंठों में तीव्रता से लपेटते हुए उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे और उसे अच्छा खासा तंग करता वह उसको बाहों में लिए हुए बिस्तर की ओर बढ़ गया। आरव, क्या मेरी जबान खा जाएंगे आप? वो नाराजगी से बोली। होंठों से ज्यादा नशीला स्वाद तो तुम्हारी जबान का था। बस शब्द ही कड़वे हैं। वो उसे बिस्तर पर लिटाते हुए उसकी साड़ी से स्पष्ट होते गहरे उतार चढ़ाव को देखता पल भर में बह गया था। आज नहीं उकसाओगी, वो पास में पड़े रिमोट से लाइट्स ऑफ करता गंभीर लहजे में सरगोशी करते हुए बोला। आप तो यही चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं और आप मेरी जबान सिर्फ जबान नहीं, आज तुम्हें पूरा का पूरा चखूंगा सर से पैर तक, और फिर सुबह बताऊंगा किस हिस्से का टेस्ट सबसे मीठा। आर्या उसकी बोल्ड बातें सुनती ही कानों तक लाल हो गई थी, जबकि आरव ने अपनी जीभ से आर्या के नरम नाजुक वजूद पर फिसलना शुरू कर दिया था। अपने होंठों पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की थी आर्या ने। वो उसकी जबान को तो रोक गई थी, लेकिन हाथों की शरारतें शुरू हो चुकी थीं, जिन्होंने आर्या की जबान को भी तालू से चिपका दिया था। अब कमरे में दोनों की गहरी सिसकियां गूंज रही थीं। शादी के पवित्र और मजबूत बंधन में बहुत ताकत होती है। यही वजह थी कि दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना लिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल का ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।